देखो, जब भी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात आती है ना, तो वहाँ पर इलेक्शंस के बिना तो देखो काम चलने वाला है नहीं। तो ऐसे में इलेक्शंस और इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे, और ये इंडियन पॉलिटी में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी हमें पता है। यहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, तो साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं उनको भी डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे इंडियन पॉलिटी के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज़ इलेक्शंस। तो फर्स्ट जो आर्टिकल आपके सामने, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। देखा जाए तो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट पिटीशन जाती है। वो उस पिटीशन में क्या डिमांड किया जाता है कि जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे विधानसभा में पार्टिसिपेट करने के लिए एमएलए के लिए कैंडिडेटशिप अपनी शो कर रहे हो, या फिर लोकसभा के इलेक्शंस के लिए अपनी एमपी की जो अपनी कह सकते हैं कि कैंडिडेटशिप है वो लाना चाह रहे हो। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ये था कि कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ने से पहले जो एफिडेविट दायर करता है, जो कि करना भी चाहिए जिससे कि जनता सोच समझ करके किसी भी कैंडिडेट को अगर वोट देना चाहे तो वो दे सके। आप क्या नोट करते हो यहाँ पे कि इस पिटीशन में कहा गया कि अगर कोई कैंडिडेट के द्वारा अपनी फॉर्म फाइलिंग के टाइम पे अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया गया, तो ऐसे में उसको करप्ट प्रैक्टिस मान लेना चाहिए और उस इंडिविजुअल के खिलाफ में कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई का एक प्रोविज़न होना चाहिए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल था कि कुछ कैंडिडेट जो हैं वो अपनी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के झूठी बात लिख देते हैं कि पढ़ाई लिखाई उनकी 8वीं या 10वीं क्लास भी नहीं होती है, और वो बता देते हैं कि हाँ जी हमने तो बीए कंप्लीट कर रखा है। और ऐसे देखो कई डिस्प्यूट्स आते रहते हैं, हमेशा सरफेस होते रहते हैं कि हाँ जी उस कैंडिडेट की पढ़ाई इतनी नहीं है, उस कैंडिडेट ने झूठा अपना दावा दिया है कि हाँ जी हमारी पढ़ाई इतनी है। तो इस बात को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो इस बात को छेड़ने से मना कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कि अपने आप में एक स्टेटमेंट निकल के आया कि देखो इंडिया में जो वोट डाले जाते हैं ना, वो कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख करके नहीं दिए जाते। तो ऐसे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के अगर कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो उसको फॉल्स कंसिडर नहीं किया जाएगा, या फिर ये कहो कि उसको करप्ट प्रैक्टिस के तौर पे नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में उस इंडिविजुअल का अगर चुनाव हो भी जाता है जिसने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन का मामला तो नहीं बनता। तो इस तरीके की सिचुएशन में ये मामला पहुंच गया। तो हमारे पास में यहाँ पर कुछ बेसिक्स को जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसको बोला गया और करप्ट प्रैक्टिस किसको माना जाता है, हम अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 की बात करें। देखो फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो ये है कि सीधी बात है, आपको चुनाव में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको फॉर्म दायर करना पड़ता है कि हाँ जी हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी से हैं। तो उस टाइम पर आपको फॉर्म नंबर 26 फाइल करना पड़ता है, और फॉर्म नंबर 26 जो है वो आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 के तहत जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है 1961 के, उसमें आपको अपनी बारे में इंफॉर्मेशन रिवील करनी होती है। जैसे कि आपके कितने एसेट्स हैं, आपके ऊपर कितनी लाइबिलिटी है, दैट मीन्स आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, कितना पैसा है, कहाँ पर क्या क्या इन्वेस्ट कर रखा है आपने, प्लस आपके ऊपर कर्जा कितना है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो इस तरीके से आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील करते हो, जिसके चलते लोग जो है वोट देते टाइम पर आपकी इन इन्फॉर्मेशन को देख करके फिर वोटिंग का जो डिसीजन है वो ले पाए। बट वही चीज़ है कि यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी फॉल्सली स्टेटेड इन्फॉर्मेशन जो है, गलत तरीके से बताई हुई इन्फॉर्मेशन है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने करप्ट प्रैक्टिस बोलने से मना कर दिया। बट यस ये ध्यान रख लेना हमें, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के तहत जो फॉर्म नंबर 26 है वो फाइल किया जाता है, ये एक मैंडेटरी प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो एक लीगल ऑफेंस के तौर पे भी देखा जाता है। इसका मतलब कि आप गुमराह कर रहे हो वोटर्स को, तो ये अपने आप में आपके द्वारा किया हुआ एक क्राइम है जिसके अगेंस्ट में आपके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 में सेक्शन 125A है ना, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए एम्पावर करता है कि अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपने एफिडेविट में तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। अगेन मैं बोल दूं कि यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इस एम्बिट से मोर और लेस बाहर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो वोट डालने की प्रैक्टिस होती है उसमें मोर और लेस लोग जो हैं वो इस तरीके की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे ध्यान बहुत कम देते हैं। तो इस तरीके से ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट निकल के आई। अब देखो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है ना, उसमें करप्ट प्रैक्टिस किसको बोला गया है वो हमारे लिए जानना जरूरी है। देखो करप्ट प्रैक्टिस का मतलब ये हो गया कि आप चुनाव से संबंधित कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें पैसे की लेन देन
दैट मीन्स आप वोट के टाइम पर लोगों से वोट खरीद रहे हो, ठीक है, उनको अपना जो फ्रीडम है ना वो एक्सरसाइज करने में आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हो, फॉर एग्जांपल रेस, रिलीजन, कास्ट इनका नाम दे करके आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो लोगों को कि देखो आप मुझे वोट दो, फिर देखो मैं आपको कितना फ़ायदा दूंगा। तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं करप्ट प्रैक्टिस के अंडर आ रही है। इसके अलावा आप कोई झूठी इन्फॉर्मेशन दे देते हो तो उसको भी, अब वो झूठी इन्फॉर्मेशन किसको कंसिडर किया जाएगा, जिसका असर कहीं ना कहीं वोटिंग बिहेवियर पर देखा जाए कैंडिडेट के साथ में, ठीक है, या फिर जो वोटर्स हैं उनके साथ में। तो ऐसे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 123 है ना, ये करप्ट प्रैक्टिसेस को क्लियरली डिफाइन करता है कि सिटीजन्स को आप कहीं पर भी इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, और उसमें आपने कुछ एक तरीके से इलीगल प्रैक्टिसेस आपने अपनाई, तो वो करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी। इसके अलावा सेक्शन 123 में क्लॉज 2 क्या कहता है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बताता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि आप लोगों को अपनी तरफ से इस तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो कि उनको या तो डर लगे या फिर उनको इस तरीके से महसूस हो कि हाँ यार इस कैंडिडेट को वोट देने में हमारी कास्ट या कम्युनिटी को बेनिफिट ज़्यादा होगा, और वो डायरेक्टली इस तरीके की बातें बोल भी रहा है अपने स्पीच में, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस के कैटेगराइजेशन में चला जाता है। सिमिलरली सेक्शन 123 क्लॉज 4 में करप्ट प्रैक्टिसेस के मामले की बात करें तो उसमें ऐसा है कि कोई कैंडिडेट इंटेंशनली जानबूझ करके लोगों को इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहा है जिसके चलते वो वोट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। तो कुल मिलाकर के सेक्शन 123 है ना, ये करप्ट प्रैक्टिस की डेफिनेशन को लेकर के चलता है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रख लेना है। फिर आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी देखा जाए तो किन किन प्रैक्टिसेस को रिसेंट टाइम में या अभी तक की जो जर्नी है हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की, तो उसमें किस किस को एक करप्ट प्रैक्टिस के तौर पे कंसिडर किया गया है। तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में यहाँ पर हमें कोटेशन देखने को मिल रही है। एक तो केस का नाम है अभिराम सिंह केस। इसमें साफ साफ ये कहा है कि अगर रेस, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, इनके आधार पर अगर कोई भी वोट मांगने की कोशिश करता है तो ये मान के चलो वो एक करप्ट प्रैक्टिस होगी, और इस तरीके की प्रैक्टिस के आधार पर अगर कोई कैंडिडेट जीत के चला गया तो उसका इलेक्शन जो है उसको एन्यूल कर दिया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा एस सुब्रमण्यन बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो जी, अगर इलेक्शंस के टाइम पर अगर कोई अपने मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी बात कहे कि मैं अगर जीत गया तो इतने लैपटॉप फ्री दूंगा, इतनी घड़ियां फ्री दूंगा, ये साइकिल फ्री दे दूंगा, जिनको हम मोर और लेस क्या बोल देते हैं, फ्रीबीज, तो फ्रीबीज ऑफर अगर किया जा रहा है इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के टाइम पे जो चुनाव प्रचार हो रहा है उस टाइम पे, तो उसको देखो करप्ट प्रैक्टिस नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल अगर चुनाव जीत करके फिर अपने प्रोमिसेस को पूरा करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अभी लेटेस्ट में बताऊं तो कांग्रेस का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो आया है उसमें 72,000 या 73,000 रुपए सालाना देने की बात की गई है कि हम जो है वो जीत के आते हैं तो फिर लोगों को इस तरीके का बेनिफिट देंगे, और वो इस तरीके के अनाउंसमेंट बार बार कोई कांग्रेस ही नहीं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती रहती हैं। तो इन प्रैक्टिसेस को एस सुब्रमण्यन बालाजी केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना है, ये हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये पूरा सिनेरियो जो था वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के था, बट यस यहाँ पर हमें और भी बहुत सारी चीजें जानने को मिली। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है कंटेस्टिंग 2 सीट्स इन 1 पोल। देखो होता क्या है, आपने कभी नोटिस किया हो तो जब कभी भी चुनाव होते हैं हमारे यहाँ पर, जनरली अगर हम देखें तो लोकसभा चुनावों का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव में एक कैंडिडेट 2 सीटों पर अपनी फॉर्म फाइल कर दिया करता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की बात करें या राहुल गांधी जी की बात करें, तो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव के टाइम पर एक तो वडोदरा गुजरात और एक वाराणसी यूपी, यहाँ से अपनी फॉर्म फाइल की थी। आप देखते हो दोनों जगह पर उनको चुनाव में जीत मिल गई। अब रहना किसी एक सीट पर ही है उनको, क्योंकि 2 जगह से एक एमपी हो नहीं सकता। तो इसके लिए क्या ऑप्शन निकाला गया, या फिर क्या एक रास्ता निकलता है कि किसी एक सीट को आपको छोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी तरफ से लेटर लिख करके अपना इंटेंट शो करना पड़ेगा कि हाँ जी मैं तो ये सीट तो कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ और दूसरी वाली छोड़ना चाह रहा हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी वाली सीट थी ना, उसको तो रख लिया और वडोदरा वाली को छोड़ दिया था। सिमिलरली राहुल गांधी जी की बात करें तो 2019 का जो चुनाव था उसमें जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, एक तो अमेठी वाली सीट है वहां से चुनाव लड़ा था इन्होंने, और एक केरला में वायनाड, यहां से चुनाव लड़ा था। अब अमेठी वाली सीट पर तो देखो वो हार गए थे, अलग बात है, बट वायनाड वाली से वो जीत गए थे। बट इनके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आई कि दोनों जीत गए तो एक सीट को छोड़ना पड़ेगा। बट यस,
ये चीज इस तरीके से देखी जाती है कि एक चुनाव में एक ही कैंडिडेट 2 सीटों से चुनाव लड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट गई कि भाई इस तरीके के प्रोविजंस को बंद कर देना चाहिए। कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि एक कैंडिडेट अगर 2 जगह से खड़ा होता है, तो सबसे पहली चीज़ तो जिस सीट के लिए मानो दोनों पे जीत गया, जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो जो वडोदरा में वोटिंग हुई थी वो तो कहीं ना कहीं बहुत रिसोर्सेज का वेस्टेज हो गया ना। अब आप वहां पर बाई इलेक्शन कराओगे, उपचुनाव कराओगे, और फिर लोगों के साथ में भी धोखा हो गया कि यार हमने तो XYZ उस कैंडिडेट को जिताया था, अब इसकी जगह कोई और ही कैंडिडेट आएगा, उसको चुनाव में हमें जिताना है। तो पॉइंट यहाँ पर आता है कि एक तो कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रस्ट के साथ में थोड़ा सा खिलवाड़ हो जाता है, और दूसरी अगर बात करें तो फंड्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। तो ये चीज़ रोकने के लिए डिमांड की गई थी कि देखो एक इलेक्शंस के टाइम पे, वन पोल के टाइम पे एक ही सीट पर कैंडिडेट को चुनाव करने के लिए अलाउ किया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोला कि देखो ये चीज़ इतना एप्लीकेबल या फिर अभी की सिचुएशन में इस तरीके की बात कहना या फाइनल करना एक्सेप्टेड नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने रिफ्यूज ही कर दिया इस बात के ऊपर ज़्यादा कुछ कहने से। अब इससे संबंधित प्रोविजंस की बात करें तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 में सेक्शन 33 क्लॉज 7 क्या कहता है कि एक कैंडिडेट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे फिर वो स्टेट असेंबली विधानसभा की बात कर लो, या फिर जो हमारी राज्यसभा, या फिर कह सकते हो विधान परिषदें होती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां पर हर 2 साल से इलेक्शन होता है। क्योंकि वहां पर आपको पता है ना कि ये जो अपर हाउस है ये तो होता है परमानेंट, बस 2-2 साल के अंदर आपके कैंडिडेट्स के इलेक्शन होते रहते हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी देखा गया था यूपी में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में रिसेंट टाइम में हुआ था वो। ठीक है, तो पॉइंट यहां पर ही आता है कि राज्यसभा के इलेक्शन हो या कोई उपचुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, कोई भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ओके, उन इलेक्शंस में एक कैंडिडेट अगर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो अलाउड है। अब सवाल यह है कि 2 से ही या 2 से ज्यादा से भी कर सकते हैं। देखो जब से इलेक्शन स्टार्ट हुए ना 1951-52 से, तब से लेकर अभी तक हमारे देश में इस तरीके का ट्रेंड चल रहा था टिल 1996 कि हाँ भाई एक कैंडिडेट मल्टीपल प्लेसेस से या मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपनी फॉर्म फाइल करता था। बट 1996 में फिर इस पे कैप लगा दी गई कि भाई बात ऐसी है कि एक इंडिविजुअल केवल 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं। नहीं तो पहले क्या था 1996 से पहले कि 2 से ज़्यादा क्या, 4, 5, 3 पता नहीं कितने नंबर जगहों पर से वो इलेक्शन लड़ा करते थे। तो इस तरीके से इस पर कैपिंग लगा दी गई 1996 में कि 2 से ज़्यादा आप जगहों पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अगर एक इलेक्शन की बात की जाए, जैसे अभी लोकसभा इलेक्शन 2024 के आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। देखो होता क्या है कि एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, पहले उस केस को देखते हैं फिर हम मुद्दे पे आएंगे। केस है अनूप बर्णवाल केस। इस अनूप बर्णवाल केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन अपनी तरफ से दी गई, या फिर ये कहो कि एक डायरेक्टिव इशू किया गया, जिसमें ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। और इसकी इंडिपेंडेंस तब एंश्योर हो सकती है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो हायर ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर, तो इनकी अपॉइंटमेंट जब भी हो तो इनके अपॉइंटमेंट में केवल और केवल एग्जीक्यूटिव, दैट मीन्स रूलिंग पार्टी का ही रोल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स के साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन का भी रोल हो, और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी भी यहाँ पर एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जिन भी इंडिविजुअल्स को आप इलेक्शन कमीशन के हायर ऑफिसेज में अगर अपॉइंट करते हो, तो वहाँ पर ऐसे इंडिविजुअल को अपॉइंट किया जाए जो कि मोरलेस न्यूट्रल हो। तो इस चीज़ को अनूप बर्णवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से गाइड करते हुए कहा कि इन इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी होनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंस इंश्योर कर सके इन लोगों के काम में। अदरवाइज गवर्नमेंट के द्वारा जब अपॉइंटमेंट किया जाता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ओवरऑल जो रूलिंग पार्टी है उसकी चलती है। तो कई बार सवाल उठते रहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बायस्ड मैनर में काम कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बिहाफ पर जिन लोगों ने जिन लोगों को अपॉइंटमेंट मिली है तो वो रूलिंग पार्टी को फेवर करते हैं। इस तरीके के कामों पर कई बार सवाल उठते रहते हैं। तो बोले एक इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोला था कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन
जो कि लोकसभा में है, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीनों जने मिलकर के और फिर रिकमेंड करेंगे नाम को, और उस नेम के ऊपर फाइनल सील लगेगी प्रेसिडेंट की। बोले ये एक प्रोसेस होना चाहिए किसी भी इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इस जजमेंट के बाद में फिर एक एक्ट पारित होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस होता है, और उस बिल में मेन प्रोविजन था इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर के। और इस एक्ट का नाम क्या दिया गया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। ये बिल पार्लियामेंट ने पारित किया। पार्लियामेंट के बाद में फिर इस पे अभी प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा अप्रूवल दे दिया जाता है। दैट मीन्स अब ये बन गया एक्ट। आप देखते हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो भी चेंजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, उसमें हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पार्टिसिपेशन वहां पर इंश्योर करने की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि भाई जो सेलेक्ट कमेटी होगी या हाई पावर्ड कमेटी होगी, उस कमेटी में एक मेंबर जो होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। बट इस एक्ट के आधार पर जो कमेटी की बात की गई है, उस कमेटी का तो नाम तो दिया गया है सेलेक्ट कमेटी, और उसमें 3 मेंबर्स बता दिए गए। एक तो बता दिया प्राइम मिनिस्टर, एक आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और एक कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर कोई भी हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से उनको नॉमिनेट कर लेंगे। तो ये 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई। यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेशन, जो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्टिव्स में कहा था, वो नहीं माना गया। ये ध्यान रखना अपने को। अब यहां पर देखने वाली बात है कि क्यों नहीं किया गया। देखो, जब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर के नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी जब बात आई थी ना, तो उस टाइम पर यह कहा गया था कि बोलो ये तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट था, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि भाई जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स होनी है तो वहां पर एग्जीक्यूटिव्स का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपॉइंटमेंट हो रही है ना, तो फिर एग्जीक्यूटिव्स का दिमाग ये चल गया होगा कि भाई सीधी बात है, जब ये अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी का ही हो रहा है, ठीक है, अल्टीमेटली सरकार का हिस्सा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सरकार का हिस्सा का मतलब सरकारी तंत्र में आता है, तो यहां पर फिर जुडिशरी का कोई रोल नहीं आता। तो इस तरीके से हो सकता है ये कोई दिमाग लगाया हो, बट यस, हमें ये ध्यान रख लेना है कि ये जो एक्ट आया है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होते हैं? भाई सीधी बात है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में ऑपोजिशन में बैठी है और सबसे बड़ी है, ठीक है, और उनके पास में कम से कम 10% सीटें हैं, तब तो देखो ऑपोजिशन पार्टी उसको बोल दिया जाता है, अगर फॉर्मल मैनर में देखें तो। क्योंकि अभी देखा जाए तो ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिनके पास में लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ जो कि 550 है, उसका 10% मतलब 55 या उससे ज़्यादा सीटें हों। ठीक है, कांग्रेस सबसे बड़ी है, बट यस उनके पास में 55 से कम सीटें हैं, इसलिए लार्जेस्ट पार्टी इन ऑपोजिशन भी बोल दिया इसको। ठीक है, तो देखा जाए तो अभी देखा जाए तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और एक कैबिनेट मिनिस्टर और साथ में आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन या फिर लार्जेस्ट पार्टी जो भी ऑपोजिशन में बैठी है उसकी तरफ से एक लीडर आ जाएंगे। तो तीनों बंदे मिलकर के और फिर बाद में डिसाइड करेंगे नेम को, और उस नाम को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर अल्टीमेटली अपना अप्रूवल दे देंगे। एक चीज ध्यान रखें कि ये इनके द्वारा जो नाम सेलेक्ट किया जाता है वो फाइनल सिलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक लिस्ट में से होता है। उनके पास में भी पहले से एक सर्च कमेटी बनी रहती है, वो सर्च कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है या फिर अपनी तरफ से 5-7 नाम सजेस्ट करती है कि हमारे हिसाब से 5-7 नाम सूटेबल है, फिर उसके बाद में सिलेक्शन कमेटी का रोल आ जाता है। अब ये सर्च कमेटी कौन लीड करता है? जो लॉ मिनिस्टर होता है ना, यूनियन लॉ मिनिस्टर, वो इस सर्च कमेटी को लीड करते हैं और उनकी लीडरशिप में एक पूरी लिस्ट तैयार की जाती है कि हमारे हिसाब से ये 5-7 जने एलिजिबल हैं, जो भी आप सिलेक्शन करना चाह रहे हो, चाहे आप सीईसी का करो या फिर ईसी का करो। ओके, फिर वो लिस्ट जाती है आपके किसके पास में? सिलेक्शन कमेटी के पास में। सिलेक्शन कमेटी उनमें से जो भी नाम सेलेक्ट करेगी वो नाम जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट जब उस नाम को अप्रूवल दे देंगे तो वो हो गई अपॉइंटमेंट कंप्लीट। तो ये एक प्रोसेस जो है वो सेटल किया गया है। इस केस का नाम जरूर आप याद रख लोगे, अनूप बर्नवाल केस, जो कि हमने डिटेल में अच्छे से देख लिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बेसिक्स के बारे में जाने तो देखो सीधी बात है, हमारे देश में इलेक्शन कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि चाहे हम प्रेसिडेंट की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा की बात करो, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर लो या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर लो, इनके इलेक्शंस जो करवाने हैं ये सारी अथॉरिटी या फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर
आती है। तो ऐसे में आर्टिकल 324 है ना, वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को ये मैंडेट करता है या गाइड करता है कि भाई आपको जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट करनी है, जो कि मोर और लेस इलेक्शंस को कंडक्ट कराएंगे इन पर्टिकुलर बॉडीज में जो भी हमारे इलेक्शन होते हैं रूटीनली टाइम टू टाइम। इसके अलावा जो भी लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट हो रहे हैं, उन लोगों की जो पावर है या फिर कहो कि उनका जो स्टेटस है वो मोर और लेस सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होता है, ये हमें ध्यान रख लेना है। और इनका जो टेन्योर होता है वो ये कि जब इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो उसके बाद में ये देखा जाएगा कि या तो ये 65 साल के हो जाएं या फिर इनका 6 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाए। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उसी टाइम पर उनका फिर रिटायरमेंट हो जाएगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि एक बार अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अगर किसी इंडिविजुअल ने या इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे काम कर लिया और अपना टेन्योर कंप्लीट कर दिया, तो ये मान के चलें कि फिर वो उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। रीअपॉइंटमेंट का मतलब ये हो गया कि वो एक कह सकते हैं कि दोबारा से इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमें ध्यान रख लेना है। इसके अलावा देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट जब इनका स्टेटस हो गया तो इनको रिमूव करने की बात आए, पर्टिकुलरली हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की, तो वो देखो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो प्रोसेस है, जिसको मोर और लेस हम इम्पीचमेंट के इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ जी, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा, और फिर वहां पर से रेजोल्यूशन ला करके ये रिमूवल किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो अभी तक हमारे यहाँ पर किसी भी जज का अभी तक रिमूवल इस प्रोसेस से नहीं हुआ है। ठीक है ना, एक बार हो गया था सिनेरियो 1990s के टाइम पे, 91 92 प्रोबेबली, मुझे याद नहीं आ रहा, पंजाब में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हुआ था ये, बट यस वो चीज़ फिर बाद में अप्रूव नहीं हुई थी। ठीक है, और उसमें कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी का वो एक इशू था। स्पेशल मेजोरिटी में आपको पता है 2/3 वोटिंग तो आपको चाहिए ही, प्रेजेंटेड वोटिंग की, प्लस आपको एक और चीज़ चाहिए, वो होती है कि एब्सोल्यूट जो मेजोरिटी रहती है लोकसभा में और राज्यसभा में, उसका आपको 50% +1 लाना पड़ता है। जितनी स्ट्रेंथ है उसका, मान लो 550 लोकसभा में है या 545 है, तो 545 में से आपको 50% +1 सीटें सिक्योर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इंश्योर करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ, तो इस वजह से वो इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट मोर और लेस इनको कंसिडर किया जाता है, जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपना आर्टिकल आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। देखो अभी क्या है, बहुत सारे इश्यूज आए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के, जैसे कि शिवसेना का जो केस है उसमें तो सीधी बात है, एकनाथ शिंदे वो साइड में निकल करके बीजेपी के साथ अलायंस बनाते हैं और सरकार बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको पता ही है कि इलेक्शन ये जो एकनाथ शिंदे सेपरेट निकले, उससे पहले उद्धव ठाकरे वो कांग्रेस और शरद पवार जी की जो पार्टी है नेशनल पार्टी एनसीपी, उसके साथ मिलकर के और उन्होंने अपनी सरकार चला रखी थी। तो ऐसे में ये डिवीजन हो गया एक तरीके से शिवसेना का, और सवाल ये था कि शिवसेना का ये जो सिंबल है, ठीक है, धनुष बाण का, ये किसको मिलेगा। इस बात को लेकर के केस जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कह दिया कि एकनाथ शिंदे वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, बोले ये रियल शिवसेना है, उद्धव ठाकरे जी को अभी अपनी स्ट्रेंथ या उद्धव ठाकरे जी को यहाँ पर उतना सपोर्ट या फिर उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो इतना क्लियर नहीं है जिसके आधार पर उनको रियल शिवसेना डिक्लेयर किया जाए। तो कहने का मतलब शिवसेना का स्प्लिट हो गया, और स्प्लिट में आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है। उस केस को पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद में वापस इस इशू को देखेंगे। वो केस था सादिक अली केस। देखो सादिक अली केस बेसिकली 1971 का केस है ये। इस केस में क्या होता है कि जब इंदिरा गांधी राइज हो रही होती है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इसके बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ लिया होगा एनसीईआरटी की जो आपकी 12th वाली बुक है ना, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, प्रोबेबली ये नाम आपकी बुक का। तो वो बुक आपने पढ़ ली होगी, तो आपको केस एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो कांग्रेस थी, ठीक है, उस कांग्रेस पार्टी में दो धड़ों में डिवीजन होता हुआ दिखाई दिया। एक धड़े को तो लीड कर रही थी इंदिरा, जो कि मोर और लेस जवान लोग थे या चाहते थे कि हाँ भाई इंदिरा गांधी जो है वो नई एनर्जी है और वो चेंजेस लाना चाह रही है, और दूसरी तरफ थे ओल्ड इंडिविजुअल सिंडिकेट्स, ठीक है, वो चाहते थे कि भाई इंदिरा गांधी तो अभी नई नई लीडर है, हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती है। तो इस लाइन पर कांग्रेस में आ गया कलेश, और उस कलेश के चलते क्या हो गया, यहां पर बात यह आ गई कि इंदिरा रियल कांग्रेस या फिर सिंडिकेट रियल कांग्रेस। तो केस चला गया फिर आपके सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में फिर सादिक अली केस में ये कह दिया कि देखो जी, इंदिरा गांधी वाली पार्टी है ना, उस पार्टी के द्वारा ये चीज साबित की जा रही है
कि भाई एक्चुअल में इनके पास में इनका ऑब्जेक्टिव भी है और इनके पास में मेजोरिटी का सपोर्ट भी है। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी वर्कर्स हैं या फिर कहो पॉलिटिकल पार्टी में मेजर जो ऑफिशियल्स हैं वो, और जो लोकसभा में या फिर राज्यों की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग इलेक्टेड बैठे हैं उन लोगों की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो बोले इंदिरा गांधी को सपोर्ट यहाँ पर ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए रियल जो कांग्रेस हो गई वो हो गई आपकी इंदिरा गांधी वाली। और फिर इंदिरा गांधी ने फिर इसी केस के बाद में अपनी पार्टी का जो सिंबल था वो ये हाथ है ना, हाथ, वो उसी टाइम पर फाइनल हुआ था। तो इस सादिक अली केस में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके की स्प्लिट के बाद में कैसे रिकॉग्निशन मिलेगा, किस पार्टी को किस हिस्से को रिकॉग्निशन मिलेगा, किसको डी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, किसको उस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है वो कैरी ऑन किया जाएगा और किसको नहीं मिलेगा, इन सारी चीज़ों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर किया, पहली चीज़ तो। और दूसरा ये कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वर्डिक्ट से अगर कोई खुश नहीं है ना। अब यहां पर सीधी बात है, सिंडिकेट्स क्या खुश होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस वर्डिक्ट से? नहीं। तो इन्होंने क्या कह दिया कि हम तो चैलेंज करेंगे। तो इन्होंने चैलेंज कर दिया फिर सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का प्रोविजन देखो आर्टिकल 136 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें स्पेशल लीव पिटीशन होती है और स्पेशल लीव पिटीशन के आधार पर ही यहां पर सिंडिकेट्स वाला जो पोर्शन था या ग्रुप था उसने इंदिरा गांधी वाले या फिर कहो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस वर्डिक्ट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो आर्टिकल 136 है ना, ये स्पेशल लीव पिटीशन है जो कि मोरलेस सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन पे चलता है। डिस्क्रिशन का मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को ठीक लगेगा तो ही वहां पर सुनवाई के लिए केस को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर प्रोवाइड की जाती है सुप्रीम कोर्ट को। स्पेशल लीव पिटीशन का मतलब क्या हो गया कि ये एक तरीके की स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में कि अगर कोई भी जजमेंट पहले से कोई भी आप कह सकते हो ट्रिब्यूनल या किसी हाई कोर्ट XYZ किसी भी ऑर्डर के खिलाफ में अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो आर्टिकल 136 फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि इस केस की हम बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम आपके शिवसेना वाले केस में। शिवसेना में रियल शिवसेना किसको बोल दिया? एकनाथ शिंदे केस, एकनाथ शिंदे जी वाली जो ग्रुप है उसको। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे हैं वो पहुंच गए कहां पर? सीधा सुप्रीम कोर्ट में। और किस बेसिस पर पहुंचे वो? स्पेशल लीव पिटीशन के आधार पर, जो कि आर्टिकल 136 में है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फेवर किसको कर दिया, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना जो एक 3 क्राइटेरिया टेस्ट था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में सादिक अली केस में दिया था, उस क्राइटेरिया को देखते हुए टेस्ट किया तो पता पड़ा कि एकनाथ शिंदे वाली पार्टी रियल शिवसेना के तौर पर इमर्ज होकर आई है। इस बात को, ये ऑर्डर हो गया। अब इस बात को चैलेंज किया किसने? उद्धव ठाकरे ने। कहां किया? सुप्रीम कोर्ट में। किसके आधार पर? आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव पिटीशन के आधार पर। और स्पेशल लीव पिटीशन कब आप अप्लाई कर सकते हो? जब किसी आए हुए जजमेंट को आप चैलेंज करना चाहते हो। ध्यान रखें, जजमेंट आपका इंडियन टेरिटरी का होना चाहिए, चाहे फिर वो हाई कोर्ट से रिलेटेड हो या XYZ किसी ट्रिब्यूनल का हो, तो आप चैलेंज कर सकते हो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर डिस्क्रिशन है कि उस पिटीशन की रिक्वेस्ट जो आई है उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना, वो वहां पर डिसाइड किया जाएगा। राइट। तो अब आप देखो कि यहां पर एकनाथ शिंदे जी को ये जो सिंबल, ये जो नाम शिवसेना, रियल शिवसेना का जो टैग है, सारा सब कुछ इनको मिला। तो इसके पीछे 1968 का रूल है, एक तो ये ध्यान रख लेना है। इसी रूल के आधार पर इंदिरा गांधी को भी वो वहां पर अप्रूवल मिला था। ठीक है, रूल का नाम है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968। और इसी ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने का पावर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में है। और यहां पर आप देखो कि जब पॉलिटिकल पार्टी में इस तरीके से स्प्लिट होता है ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस टाइम पर एक तरीके से ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है, जिसको पूरे मुद्दे को चेक करना होता है और फिर डिसाइड करना होता है कि भाई किसके फेवर में ये जजमेंट जाएगा। तो एक तरीके से ट्रिब्यूनल या कोर्ट की तरह काम किया कि नहीं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। राइट। तो यहां पर ये 3 क्राइटेरिया क्या क्या है वो हमें देखना है, जो कि सादिक अली केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोले। देखो जी, सबसे पहली चीज, टेस्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, कि हर एक पार्टी का अपना एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको ध्यान रखते हुए वो पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके हम हमारे देश को रन कराते हैं, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वहां पर केस लगाया गया है ना, मामला गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, तो यही चेक किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्टी का
क्या कहता है, क्या एम लेकर के चल रहे हैं वो। दूसरा, पार्टी के पास में अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है भी कि नहीं। और तीसरा, पार्टी के पास में कौन से धड़े के पास में, कौन से ग्रुप के पास में मेजॉरिटी सपोर्ट है। तो ये तीनों टेस्ट जब फाइनली अप्रूव हो जाते हैं तो जिसको भी फेवर करने का वहां पर प्रोविजन हो पाता है, उसी को फिर रियल में रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, उसी पार्टी को वहां पर सिंबल दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है। और इसमें आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो एकनाथ शिंदे जी को मिल गया, टेस्ट ऑफ मेजोरिटी पारित हो गया, पास हो गया उनका। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी के सामने ऑप्शन था कि सुप्रीम कोर्ट जाए, बट वही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अल्टीमेटली एकनाथ शिंदे जी वाली पार्टी को मेन अप्रूवल देने। अभी देखो आगे तो वर्डिक्ट प्रोबेबली शायद आया नहीं अभी तक, बट यस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो ये चीज़ क्लियर कर दी। बट वो गए हैं किस आधार पर? स्पेशल लीव पिटीशन के आधार पर, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो कि सादिक अली केस जो है 1971 का, उसके आधार पर फाइनल हुआ है। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में रही, उनकी बात करें तो देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली कुछ नए रूल्स है ना वो रिलीज किए हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड तो हैं पर वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब हो गया वो पार्टीज जिनको या तो स्टेट पार्टी का टैग मिला हुआ हो या नेशनल पार्टी का टैग मिला हुआ हो, वो तो हो जाती हैं रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। बट वो पार्टीज जिनका रजिस्ट्रेशन तो हो रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उन्होंने अपना एनरोलमेंट करा रखा, अपनी डिटेल है वो टाइम टू टाइम सबमिट कर रहे हैं वो, बट ना तो वो स्टेट पार्टी के क्राइटेरिया को पूरा कर पा रहे हैं, ना ही नेशनल पार्टी के क्राइटेरिया को पूरा कर पा रहे हैं, तो वो फिर हो जाएंगी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो ऐसे में रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, उनके सामने ये इशू रहता है कि उनको इलेक्शन के टाइम पे सिंबल क्या मिलेगा, क्योंकि स्टेट और नेशनल पार्टी का जिनको टैग मिल गया ना, वो पार्टीज तो मोर और लेस अपने फिक्स सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि उद्धव ठाकरे जी को जो धनुष बाण वाला जो शिवसेना का मेन जो सिंबल है वो नहीं दिया गया, तो अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी को नया ऑप्शन एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि आप जलती हुई मशाल, ठीक है, लाइट एंड टॉर्च जो मशाल होती है ना, आग लगी हुई मशाल, वो लेकर के आप चुनाव लड़ोगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन नहीं मिलता है ना, तो उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने जाकर के अपनी रिक्वायरमेंट, आप यह कहोगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपनी लिस्ट दी जाती है जिसमें सिंबल होते हैं डिफरेंट और उनमें से आपको चूज करना होता है। इस तरीके का जो प्रोसेस है वो रहता है। तो अभी क्या है, नए रूल्स हैं वो दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के नाम या फिर उनके सिंबल से रिलेटेड, जिसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज फिक्स किए हैं। देखो, क्राइटेरिया है कि किसको रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बोला जाएगा। देखो, सीधी बात है, उनको जब भी सिंबल दिया जाएगा तो सबसे पहले तो उनका अकाउंट ऑडिट होगा, पिछले 3 सालों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सबमिट कराना होगा, और पिछले 2 इलेक्शंस के टाइम पर उनका खर्चा क्या हुआ है वो उनको सबमिट कराना होगा। तब जाकर के वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी अपने सिंबल अलोकेट करता है उसमें वो अपनी एक कह सकते हैं ना अपनी रिक्वायरमेंट है वो पुट कर पाएंगे। इसके अलावा सिंबल्स के लिए सिंबल क्या होगा, सिंबल अगेन वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिस्ट बनाई जाती है, कंसेशन ऑफ कॉमन सिंबल अलॉटमेंट, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें जो भी एलिजिबल पार्टीज होंगी जिन्होंने ये क्राइटेरिया पूरा कर दिया, वो यहाँ पर इस प्रोसेस में फिर आगे बढ़ पाएंगी। और ये सारा काम होगा इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 में। एप्लीकेशन कब से हो रही है इन नए रूल्स की, ये देखो जनवरी 11 2024 से। इसका मतलब इस साल के इलेक्शन में ये चीज़ एकदम क्लियरली एप्लीकेबल होने वाली है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि कौन सी पार्टी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। वो देखो मैंने आपको बता ही दिया, स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का टैग जिनके पास में नहीं है बट वो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में, ठीक है। जैसे कि कोई न्यूली रजिस्टर्ड पार्टी हो, या फिर ऐसी पार्टी जो कि स्टेट या फिर नेशनल स्टेटस को अभी डिजर्व नहीं कर पा रही है, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं आ रही है, नए नए अभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए, ठीक है। और ये सारा काम जो हो रहा है वो किस एक्ट के अंदर में हो रहा है, वो है रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 के अंडर में, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अगर सिंबल चाहिए, जैसे मान लो कि मुझे मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज्ड मतलब एक तरीके से रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, बट वही है कि इलेक्शन लड़ने के लिए मेरी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हो उनको एक जैसा ही सिंबल मिलना चाहिए,
चाहे कुछ भी ले लो आप सिंबल, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें 5% कैंडिडेट्स को तो चुनाव में खड़ा करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका वो सिंबल जो है वो थ्रू आउट कंट्री मोर और लेस आपका स्टेबल रह पाएगा। अदरवाइज फिर वो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने हिसाब से आप कह सकते हो गवर्न कर सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं, उन पार्टीज को अगर सिंबल अपना एक तरीके से फिक्स करना है इलेक्शन से पहले पहले, तो ये चीज़ हमेशा एकदम क्लियर हो कि भाई चुनाव में जा रहे हैं जितने भी कैंडिडेट, उनकी तरफ से या फिर ओवरऑल जितनी सीटें हैं उनमें से 5% के ऊपर उनको अपने कैंडिडेट्स खड़े करने होंगे 5% सीटों पर, तब जाकर के वो क्लियर हो पाएगा कि हाँ जी उनको प्रॉपर सिंबल जो है वो दे दिया जाए। फिर उस सिंबल के अंदर में जो भी उन पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स होंगे वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। फिर बात आती है नेशनल पार्टीज की। देखो नेशनल पार्टी स्टेटस जो है वो अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी को मिला है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी वाली पार्टी है ना उसको। तो ऐसे में ये काम भी अगेन इलेक्शन सिंबल और रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत हुआ है। और किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी स्टेटस या फिर स्टेट पार्टी का जो रिकॉग्निशन मिल जाता है तो उनको क्या खर्चे करने में रिलैक्सेशन मिलता है। इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करने जाते हैं उसमें आप देखोगे कि जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं उनके खर्चे को उनमें रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। वो बेनिफिट कहीं ना कहीं अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को नहीं होती। खैर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्टीज की। तो नेशनल पार्टी अभी हमारे देश में टोटल हो चुकी है 6। कौन कौन सी पार्टीज हैं? आम आदमी पार्टी, इसके अलावा बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, और एक आपकी आ जाती है यहाँ पर ये नेशनल पीपल्स पार्टी। तो टोटल 6 पार्टीज हैं जिनको अभी नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला हुआ है। और ये जो रिकॉग्निशन है या फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये सारा काम आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 के सेक्शन 29A के अंडर में होता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब सवाल ये आता है किस पार्टी को आप नेशनल टैग दोगे, तो इसके पीछे क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला तो ये कि या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी 4 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में स्टेट पार्टी का स्टेटस लेके चले तो उसको नेशनल बोल दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के साथ में ऐसा ही था, ठीक है, कि 4 स्टेट्स में इनको नेशनल स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिल गया तो ये नेशनल पार्टी बन गई। कम से कम 4 में, ज़्यादा में हो तो बहुत बढ़िया। इसके अलावा दूसरा ये कंडीशन हो सकता है कि अभी रिसेंट टाइम में कोई भी लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, उनके इलेक्शन हुए और उन इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टी ने कम से कम जितने वैलिड वोट गिरे उनमें से कम 6% वोट ले लिए, प्लस लोकसभा में 4 MPs भेज दिए इलेक्शन करवा करके। तो इस तरीके से ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए तो भी आप नेशनल पार्टी का टैग ले लोगे। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो उन इलेक्शन में कम से कम 2% सीटें डिजर्व कर लो, जीत लो। जैसे कि अगर 545 सीटों पे अगर इलेक्शन हो तो मोटा मोटा ओवरऑल स्ट्रेंथ लोकसभा की 550 के हिसाब से लें तो आप कम से कम 11 सीटें आप लोकसभा में ले लो चुनाव में, तो भी आपको नेशनल पार्टी का टैग मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंट क्राइटेरिया है जिनके आधार पर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का टैग मिलता है। और ये जो 6 पार्टीज हैं, इन पार्टीज ने इसी क्राइटेरिया को मोर और लेस फिलफिल कर रखा है, इनमें से किसी एक और, जिसके आधार पर इनको नेशनल पार्टी का टैग मिला हुआ है। पहले ममता बनर्जी वाली जो तृणमूल कांग्रेस है ना, TMC, उसको भी नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला हुआ था क्योंकि 7 हुआ करती थी, बट वो खत्म हो गया। कारण कि उनके पास में जो 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन था उसमें एक प्रोबेबली, जहां तक मुझे याद है, त्रिपुरा वाला जो था वो मिस हो गया, जिसके चलते फिर अभी ये स्टेट पार्टी ही बन के रह गई, इस लिस्ट से बाहर निकल गई। तो अभी 6 हैं, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, इसकी बात करें तो इसको शॉर्ट में हम ETPBS बोलते हैं। भाई सीधी बात है, इसमें क्या है कि जो लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हैं बट कुछ कारणवश वो अभी वोट नहीं डाल पा रहे हैं फिजिकली खुद आकर के, जैसे मान लो किसी की इलेक्शन में ड्यूटी है, ठीक है, हो सकता है कि किसी का कोई डिफेंस पर्सनल है, ठीक है, आर्मी में है, या फिर आप कह सकते हो किसी पैरामिलिट्री फोर्स में है, ऐसे में उनकी पोस्टिंग है वो अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी से कहीं दूर हो रखी है, अब उनका वोट डालना ज़रूरी है। या फिर अभी रिसेंट टाइम की बात करें तो NRIs जो हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उनको भी देखो वोटिंग देने के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो उनका देने का, वोट देने का तरीका क्या है? भाई सीधी बात है,
आपके जो इलेक्शन मशीनरी होती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके आरओ होते हैं, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर, तो जो आरओ होता है ना, उनके पास में आपकी एक रिक्वेस्ट आती है या फिर उनके पास में एक प्रॉपर लिस्ट मेंटेन्ड होती है कि भाई फला फला इंडिविजुअल जो है वो वोट देने वाला है इलेक्ट्रॉनिक मोड से। इसका मतलब बैलेट के थ्रू वोट देने वाला है। जनरली हम वोट देने जाते हैं आजकल तो सीधा वोट हमारा किस में लगता है, ईवीएम पे बटन दबा करके आ जाते हैं, वोट लग जाता है हमारा। बट जो इंडिविजुअल अभी इन कंडीशंस में है जो मैंने अभी बताई, या फिर हम अगर लिस्टिंग देखें तो ये लिस्टिंग आप देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे आर्म फोर्स में या किसी पैरामिलिट्री फोर्स में आप हो, या फिर आप किसी डिप्लोमेटिक मिशन पे गए हो, आउट ऑफ इंडिया गए हो बट आप वोट देने के लिए इंडिया नहीं आ पा रहे हो, या फिर आपकी ड्यूटी ही बाहर है, ठीक है, हो तो आप इंडियन बट इंडियन ऑफिसेज में या इंडियन एम्बेसीज में आप जॉब कर रहे हो किसी दूसरे देश में। इसके अलावा या इलेक्शन की ड्यूटी है, या 80 साल या उससे ज़्यादा की उम्र है आपकी, या फिर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं। इसके अलावा किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला हुआ है, या कोई मीडिया पर्सन जर्नलिस्ट है, तो इनको इस इलेक्ट्रॉनिकली जो उनका बैलेट है वो मंगवाया जाता है, उसका प्रिंट आउट निकलवाया जाता है, उसका प्रिंट आउट निकलवा करके उस पर अपना वोट मार्क किया जाता है और फिर पोस्ट करके भेजा जाता है। तो अल्टीमेटली इसको बोल दिया इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। ये वोटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, जैसे आरओ हैं उनके पास में लिस्ट होती है कि हाँ भाई कौन कौन इंडिविजुअल कहाँ पर है और वो वोट देना चाहता है, हाँ, और इनमें से किसी एक सर्कमस्टांस के बेसिस पर वो एलिजिबल भी है कि हाँ जी वो ईटी पीबीएस सिस्टम के आधार पर वोट दे सके। तो क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपका जो लेटर है वो भेजा जाएगा आरओ के द्वारा, ठीक है, और जो भी असाइंड ऑफिसर है, ठीक है, आप जहां पर भी अपॉइंटेड हो, फॉर एग्जांपल आप मानो कि आप अभी कनाडा में हो और कनाडा की जो एम्बेसी है, ओके, कनाडा की जो एम्बेसी है वहां पर एक इंडिविजुअल कोई भी होगा उसको अप्रूवल एक अथोराइज कर दिया जाएगा कि आप जो है वो रिकॉर्ड ऑफिसर के तौर पे या यूनिट ऑफिसर के तौर पे काम करो, और जो भी इंडिविजुअल कनाडा में रहते हैं वो लोग आपके सामने आकर के मतलब आपकी प्रेजेंस में वोट डालेंगे। इस तरीके का मान लो एक प्रोविजन। या फिर आप मान लो कि आपकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी यूपी में, पोस्टिंग हो रखी है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जहां पर वोटिंग हो रही होगी वहां पर आप देखोगे कि वहां पर एक इंडिविजुअल, राइट, जो कि वहां पर वोटिंग प्रोसेस करवा रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, यूनिट ऑफिसर हो जाएंगे। तो वहां पर यूनिट ऑफिसर के पास में इलेक्ट्रॉनिकली आपका जो बैलेट पेपर है वो चला जाएगा और फिर उस बैलेट पेपर का प्रिंट आउट निकाल करके आपको दे दिया जाएगा, फिर आपको प्राइवेट स्पेस पे भेज दिया जाएगा। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर वोट डाला जाता है ना, मशीन को किस तरीके से एनक्लोज किया जाता है जिससे कोई और ना देख सके, फिर आप उस पर अपना मार्क लगा दोगे कि हाँ जी मेरी तरफ से इस कैंडिडेट को वोट है। फिर उसको एनवेलप को, आपका जो पेपर है उसको फोल्ड करो, एनवेलप में डालो और उसको भेज दिया जाएगा फिर स्पीड पोस्ट से आरओ के पास में जो आपकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर। ये प्रोसेस इस तरीके से काम करता है। फिर जब वोट काउंटिंग होगी तो आपका वोट भी काउंट कर लिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस से क्या है कि कोई इंडिविजुअल अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हुए भी अपने वोट से अछूता नहीं रह पाएगा, और ये अपने आप में बहुत जरूरी होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो ईटीपीबीएस वाला मैकेनिज्म है ये 2016 में स्टार्ट हुआ था, और वो भी किसके आधार पर, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, जिसमें जो सर्विस वोटर्स हैं उनको वोट के लिए इनेबल करना अलाउ किया। इसमें कौन काम का साथ में मिलकर काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो है ही, इसके अलावा सीडैक जो है वो मिलकर के पूरा इलेक्ट्रॉनिक बैकहैंड देखता है। साथ में अगर देखा जाए तो इसमें 2 सिक्योरिटी लेयर का काम भी होता है, जैसे कि आपके फोन से कनेक्टेड रहेगा तो ओटीपी वाला मैकेनिज्म भी, और साथ में पिन भी आपका वहां पर लगेगा। इससे क्या होता है कि कोई भी मतलब, या तो ये हो गया एक तरीके से लेयर कि हाँ भाई आपकी जगह, कई बार क्या हो सकता है कि यहाँ पर ये इंडिविजुअल जो है यूनिट ऑफिसर, मान लो ये करप्ट प्रैक्टिस करवाए तो खुद भी तो निकाल करके वोट डाल सकता है, तो सिक्योरिटी देनी जरूरी है। तो वहां पर ओटीपी और पिन, दैट मीन्स आपके मोबाइल से कनेक्टिविटी भी रखी जाएगी, प्लस उसके ऊपर एक यूनिक क्यूआर कोड भी रहेगा जो आपका एनवेलप होगा उस पर, या और आपका ये जो यहाँ पर जो लेटर होगा उस पर। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो इसमें कहीं पर भी कोई रिस्क का स्कोप ना रहे, उसको इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी फीचर्स भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो एनआरआईज को भी वोटिंग के लिए अलाउ किया गया है 2011 से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 के अंदर चेंज लाते हुए, ठीक है, जिसमें यही प्रोसेस होता है जो मैंने अभी आपको अच्छे से समझा दिया। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एक और आर्टिकल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना आर्टिकल आ जाता है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। देखो, डीलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि आप लोकसभा या स्टेट असेंबली, विधानसभा, उनकी जो भी सीटें होती है ना
उनमें आप एक एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक सीट अलोकेट करते हो, जहां पर इलेक्शन होने के बाद में एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इलेक्ट होकर के या तो एमपी बन के लोकसभा में पहुंचेगा या फिर एमएलए बन के विधानसभा में पहुंचेगा। तो ऐसे में अगर समय के साथ में पॉपुलेशन बदले किसी भी एरिया की, तो वहां पर फिर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीटों को रीएडजस्ट करने की जरूरत होती है। इसका मतलब चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन करने की जरूरत होती है, और वही काम जो है वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कहलाता है। इसका मेन काम क्या है भाई? सीधी बात है कि एक वोट की एक वैल्यू रहे, इसमें कोई किंतु नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि हम जब वोट डालने जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन जब होते हैं, तो एक जने की वोट की वैल्यू बाकियों के बराबर होती है, तभी हम एक भाईचारे वाली भावना से देखेंगे। अदरवाइज किसी एक की वैल्यू ज़्यादा हो और दूसरे की वैल्यू कम हो, तो फिर वो इनइक्वालिटीज़ भी आने लग जाएंगी। तो एक तरीके से एक इक्वल स्टैंडर्ड आप मेंटेन करना चाह रहे हो अक्रॉस इंडिया, और इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए लोकसभा की जो सीटें हैं उनमें फिर टाइम टू टाइम चेंजेस किया जाता है। पर उसके पहले एक इंपॉर्टेंट डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके आधार पर ये डिसीजन लिए जाते हैं। वो होती है आपकी सेंसस, जनगणना का जो डेटा आपके पास अवेलेबल होता है ना, उसी के आधार पर ये काम किए जाते हैं। अभी सोचने वाली बात है कि ये किस वजह से ये न्यूज़ में आई है बात। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया हुआ एक आर्ग्यूमेंट, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि देखो, मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, यहां पर डिलिमिटेशन नहीं हुआ था। 2001 का जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो हुआ था, 2001 की जनगणना के आधार पर जो हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पर बताया गया था कि हमारे यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा चिंता है कि अगर यहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएशन के साथ में अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज किया गया या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री चेंज की गई एज पर द पॉपुलेशन चेंज, तो ऐसे में बोला हमारी खुद की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, हमारे लिए कहीं ना कहीं ये खतरा हो जाएगा। मतलब लोकल्स के ऑब्जेक्शन के चलते पूरे देश के अंदर डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज 2001-2 के समय में हो गई। पर इसके अलावा आप ये 4 स्टेट्स देखते हो, इन चारों स्टेट्स में ये नहीं हो पाया था। तो ऐसे में फिर सब सुप्रीम कोर्ट में बातचीत गई, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि भाई बताओ क्यों नहीं कर रहे हो। तो बोला हम सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बार अप्रूवल लेना चाह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन आ जाएगी तब हम काम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, बोले यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर सीधी बात है कि पार्लियामेंट ने अगर डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर रखा है और पार्लियामेंट के डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर आपके पास में अगर कोई एविडेंसेस या डेटा अवेलेबल है, तो आप उनको एग्जीक्यूट करो। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, यहाँ पर मेन रोल आ गया पार्लियामेंट का। अब ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, 2002 से 2008 के बीच में जो सबसे अभी लेटेस्ट वाली डिलिमिटेशन जो हुई है, डिलिमिटेशन का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो चुनावी क्षेत्र होता है ना, उन क्षेत्रों की बाउंड्री डिसाइड की जाती है। आप भी किसी चुनावी क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे जहां से एमएलए एमपी को वोट देने के लिए जाते हैं आप, या फिर देने वाले होंगे अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, आई मीन 18 से कम उम्र अगर आपकी है। तो अगर आपकी 18 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपने एक बार वोट दे दिया होगा या आप देने वाले होंगे अब की बार। तो कुल मिला के बात यहाँ पर ये आती है कि चुनावी क्षेत्र जो आपने बना दिए, लोकसभा के लिए अलग होता है, विधानसभा के लिए आपको पता है थोड़ा छोटा होता है, पर वो मोर और लेस क्या होता है कि पूरे देश के अंदर एक सीट के ऊपर एक कैंडिडेट इलेक्ट होकर के आता है, तो उसके पीछे जो जनता होती है ना, पॉपुलेशन, वो मोर और लेस इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल एक्सेस ऑल अक्रॉस ऑल स्टेट्स, ये एक ऑब्जेक्टिव लेकर के चला जाता है। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, चेंज हो रही है, घट रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में अकॉर्डिंगली चुनावी क्षेत्र में भी परिवर्तन लाने की जरूरत होती है। तो वही चीज यहां पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड में होना चाहिए था 2002 से 2008 के टाइम पे, जब पूरे देश में हुआ था, या फिर उस टाइम पे चेंजेस किए गए थे, तो उस टाइम पर इन चारों स्टेट्स को छोड़ दिया गया था। तो यहां पर यह मुद्दा आ गया। अब सवाल ये आता है कि यहाँ इन चारों स्टेट्स को क्यों छोड़ा गया। तो इसके पीछे लॉजिक ये आता है कि यहाँ पर आपको पता है ये नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल स्टेट्स हैं, और यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ की एक चिंता की बात ये निकल के आई थी कि भाई अगर आप डिलिमिटेशन करते हो ना, तो बोला आप यहाँ पर हमारी डेमोग्राफी को चेंज होते हुए देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट्स लोग हैं वो आकर के हमारे यहाँ सेटल हो गए, और वहाँ पर अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव लोग अगर आगे आ जाएंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर बाद में उन्हीं के, वही बात है, जीतेगा कौन चुनाव, जिसके पास में ज़्यादा वोट है। अब ट्राइबल लोगों का ये कहना रहता है
कि भाई हमारे यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो इलीगली आ चुके हैं, चाहे फिर वो बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए हो या XYZ म्यांमार की तरफ से आ गए हो, जैसे मणिपुर वाला रीसेंट सीन आपने देखा ही है। तो ये कंसर्न कहीं ना कहीं राइज होते रहते हैं, बट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि देखो ये एक्सरसाइज टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए, जिसके चलते वन वोट वन वैल्यू वाला प्रिंसिपल है ना, वो खत्म ना हो। तो अब आप देखते हो कि इसके बारे में जो प्रोविजन है इन चारों स्टेट्स के बारे में, ये देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 के तहत जो सेक्शन 8C है, वो देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं ये कहता है कि भाई आप एक बार डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन आ जाए तो फिर वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनको इम्प्लीमेंट करो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं होल्ड पे थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑथराइजेशन की आपको यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये जो 8A है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 का, ये क्या कहता है कि देखो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, इनका भी डिलिमिटेशन होना चाहिए, बट स्पेसिफिकली इस एक्ट के इस सेक्शन को आपको ध्यान रख लेना है, न्यूज़ में आ गया तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब सवाल ये आता है कि क्या इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है? जी बिल्कुल। अगर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हम बात करें, चुनाव क्षेत्र की बात करें, तो आर्टिकल 82 है ना, वो मैंडेट करता है कि पार्लियामेंट जो है वो हर सेंसस के बाद में, हर जनगणना के बाद में डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट एक्ट पारित करेगी और उसके आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनाया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि कानून बनाने का काम तो किसका हो गया? पार्लियामेंट, दैट मीन्स लेजिस्लेचर का। और कानून अगर बन गया तो फिर वो डेलीगेट किया जाता है कि हाँ भाई स्केलेटन फॉर्म में तो तैयार कर दिया पार्लियामेंट ने, बट उसमें एक पूरी बॉडी जो बनानी है, किस तरीके से वो काम करेंगे, रूल रेगुलेशन और मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट है, वो सारा काम वो कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट का हो जाता है। फिर उसके बाद में वो कमीशन जो है वो सर्वे करता है पूरे देश में जाकर के और अपनी फिर एक रिपोर्ट तैयार करता है कि किस चुनाव क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन होगी, कौन कौन से गाँव, कौन कौन से जिले इसमें इंक्लूड होंगे। तो वो एक तरीके का रीएडजस्टमेंट का जो काम है वो हर सेंसस के बाद होना चाहिए, ये मैंडेट करता है आर्टिकल 82। आप देखोगे कि इसमें मेन टारगेट ये किया जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जितनी पॉपुलेशन को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, मोर और लेस पूरे देश में वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रह सके। डिलिमिटेशन कमीशन की बात की जाए तो ये अपने आप में एक बार कॉन्स्टिट्यूट हो गया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना दिया, लॉ तो बनाया पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमीशन में जो अपॉइंटमेंट्स करनी थी वो कर दी, प्लस उसके बाद में ये कमीशन एक बार बन गया ना, तो उसके बाद में इंडिपेंडेंट एंटिटी है, फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर के और अपने कामों को एग्जीक्यूट करेगा। ध्यान रखें, डिलिमिटेशन जो कमीशन है, ठीक है, अभी जो लास्ट अभी बना था वो 2002 में बना था, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर्स थे उनको अपॉइंट किया। अच्छा, सवाल ये आता है कि किसको अपॉइंट किया जाता है, तो देखो इसकी कॉम्पोजिशन में सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिक करेगी। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड एंड एडवाइस कौन देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें होते हैं। और तीसरा, जिस भी स्टेट में आप इस तरीके के रीएडजस्टमेंट करने की बात कर रहे हो, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रहे हो या फिर एग्जिस्टिंग को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के। तो इस तरीके से ये डिलिमिटेशन कमीशन जो होगा वो मिलकर के काम करता है, फिर अपनी रिपोर्ट बना करके अल्टीमेटली सबमिट होती है ही, इलेक्शन कमीशन के पास में जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मतलब प्रेसिडेंट के पास जाती है, फिर उसके बाद में उसका एग्जीक्यूशन होता है कि हाँ जी कहाँ पर कितना क्या सेटलमेंट करना है। कई जगह कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ नया करना है या जो चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है, एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई, दूसरी में बढ़ गई, तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि ये जिसमें पॉपुलेशन कम हुई है उसके अंदर थोड़ा सा इस ज़्यादा वाली का एरिया ऐड कर दो। इससे क्या होगा, अगेन वही बैलेंस बन जाएगा कि जहाँ पर मोर और लेस टारगेट क्या है कि वन वोट वन वैल्यू कॉन्सेप्ट आपका आ जाए कि हाँ जी एक कैंडिडेट के पीछे कितनी जनता है वो मोर और लेस बराबर होनी चाहिए। ध्यान रखना है, डिलिमिटेशन कमीशन की एक बार अगर रिकमेंडेशन आ जाती है ना तो मोर और लेस फाइनल होती है, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो आप कि हाँ कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर दिया कि जी हम तो कल तो चंडीगढ़ मान लो, XYZ कोई भी एरिया में मान लो, और आज हमें कहीं और कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिफ्ट कर दिया, हमारा गाँव तो इसमें आना ही नहीं चाहिए था, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते उसको। अभी तक 4 बार इस तरीके की एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं। एक तो सबसे पहले 1952 के टाइम पे डिलिमिटेशन कमीशन बना था, ठीक है, एक दूसरा फिर आया 1963 में, उसके लिए डिलिमिटेशन एक्ट पार्लियामेंट ने पारित किया था 1962 में, तीसरा 1973 में किया गया था 1972 के एक्ट के आधार पर, और चौथा फिर 2002 में किया गया था, 2002 का ही एक्ट था। अब आप देखोगे कि शुरुआती जो सेंसस थी 1951
61 एंड 71 इन तीनों सेंसस के बाद में तो डिलिमिटेशन हुआ, पर उसके बाद में एक बार फ्रीज कर दी थी कि भाई जितनी सीटें हैं उतनी ही उतनी फिक्स रहेंगी। पर आप देखोगे कि 2002 का जो ये डिलिमिटेशन लाया गया है ना, ये मोर और लेस देखोगे कि इसमें जो लोकसभा की सीटें थी ना उनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया था। ध्यान रखना, लोकसभा की सीटें मोर और लेस एकदम स्टेशनरी रखी गई थी, वही 550 पे फिक्स कर दी थी। बट कहीं पर एडजस्टमेंट करने की जो जरूरत थी पॉपुलेशन चेंजेस के चलते, वो चेंजेस किए गए थे 2002 के डिलिमिटेशन एक्ट के आधार पर। शुरुआत में तो क्या हुआ था, 2002 का जो डिलिमिटेशन वाला जो प्रोसेस था ना, वो मोर और लेस 1991 की सेंसस के आधार पर हुआ था। ठीक है, जिसके चलते फिर कॉन्स्टिट्यूशन में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। फिर उसके बाद में 87th अमेंडमेंट लाया गया था 2003 में, जिसमें फिर सेंसस 2001 वाली यूज की गई। कहने का मतलब ये आ रहा है कि 2002 का ये जो डिलिमिटेशन एक्ट था ना, जिसके आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन 2002 का जो काम कर रहा था, उसमें शुरुआत में जो सेंसस थी वो 1991 की इंक्लूड की थी। बट फिर उसके बाद में आप देखोगे कि 2001 की सेंसस को यूज किया गया। बट अगेन मैं बोल देता हूं कि यहाँ पर लोकसभा की सीटें जो थी वो टोटल नंबर्स में चेंज नहीं हुआ था। ये ध्यान रखें, केवल एक रीएडजस्टमेंट किया गया था कि कहीं पॉपुलेशन ज्यादा कम हुई है तो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिया को बढ़ा देते हैं, किसी को कम कर देते हैं। तो ये एडजस्टमेंट ही किया गया था, बाकी नंबर वो के वही रखे गए थे। ये आप ध्यान रख लेना। अच्छा, यही काम अगर स्टेट में जैसे जो एमएलएस की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो वो किसके अंडर में होती है, वो आर्टिकल 170 के अंडर होती है। तो आप याद रख लेना, एक तो आपका आर्टिकल 82 आ जाता है और एक आपका आर्टिकल आ गया 170, दोनों याद रख लेना। ठीक है, अभी देखो जम्मू कश्मीर की तरफ से भी तो डिमांड हो रही है ना कि भाई हमें जल्दी से जल्दी स्टेटहुड प्रोवाइड करो, तो उस डिमांड को लेकर के भी कई बार अभी न्यूज़ में आता रहता है डिलिमिटेशन का जो इशू है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना आर्टिकल आ जाता है दैट इज डिजिटल टाइम वाउचर। इसके पीछे एक सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आपको पता है कि दूरदर्शन, डीडी नेशनल और ये डीडी न्यूज़ जो आते हैं, ठीक है, दूरदर्शन ये गवर्नमेंट का आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसी तरीके से ऑल इंडिया रेडियो की बात कर लो, जिस पे आकाशवाणी और ये आती रहती हैं, इनकी बात करें तो ये मोर और लेस गवर्नमेंट की ऑनरशिप के अंडर में चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेज है या मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। तो यहाँ पर इनके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से इलेक्शन कैंपेन रन कराना चाहे, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी अगर है तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की है, क्योंकि गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट वहाँ पर ये नहीं देखती कि कहाँ पर पैसा रिटर्न अच्छा आ रहा, कहाँ नहीं आ रहा। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या मोर और लेस कनेक्टिविटी के लिए ये हमेशा से हमारे इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक लगातार चलता आ रहा है। आप देख सकते हो प्रधानमंत्री मोदी जी तो अपनी मन की बात के लिए ऑल इंडिया रेडियो को एक रिवाइवल दे चुके हैं। ठीक है, एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव लिया गया था उनके द्वारा, जो कि अभी भी चल रहा है। आप देखते हो कि इनके ऊपर जब इलेक्शन कैंपेन कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है तो उनमें फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कॉन्सेप्ट निकाला डिजिटल टाइम वाउचर का। इसमें क्या होगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी के अंदर मेनली आएंगी आपकी नेशनल पार्टीज और जो स्टेट पार्टीज है जिनका रिकॉग्निशन कर रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उन पार्टीज को एक वाउचर दे दिया जाएगा, मतलब एक कागज का टुकड़ा या इलेक्ट्रॉनिक आप कह सकते हो एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा, जिसमें टाइम लिख करके दे दिया जाएगा कि हाँ जी इस पर्टिकुलर मतलब आप इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान पर डे इतना टाइम जो है अपने एडवर्टीजमेंट्स को इन डीडी न्यूज़, डीडी नेशनल या फिर ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर रन करा सकते हो। पर उसके लिए एक टाइम फिक्स कर दिया कि एक कैंडिडेट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, मान लो कोई प्रमोटर आ रहा है कि हाँ जी कैंपेनर आ रहा है कि हाँ जी वो अपनी तरफ से जनता से अपील करे, जैसे आप देखते हो ना इलेक्शन के टाइम पे किस तरीके से अपील होती है कि हाँ जी इसको चुनाव दो और इस तरीके से हमने ये वो कर दिया, इस तरीके से हमने हमारा अनाउंसमेंट ये कर रखा है, ये हमारा एजेंडा रहेगा। तो वोटर्स को एक तरीके से लुभाने का या अपनी बात कहने का जो तरीका है ना, उसके लिए यहाँ पर टाइम फिक्स कर दिया जाता है। और वो डॉक्यूमेंट के आधार पर ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको वो वाउचर दे दिया गया है, डिजिटल टाइम वाउचर, उसके आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर टीवी पर या फिर रेडियो पर आकर अपनी तरफ से कोई बात कह रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम 20 मिनट्स है, उससे ज़्यादा वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 20 मिनट्स एक कैंडिडेट के लिए। मान लो कि 3-4 अलग अलग तरीक़ों से रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, कभी अपनी पॉलिसी बता दी, कभी ये बता दिया कि हमने क्या किया है जिसके आधार पर आप हमें वोट दो। तो कहने का मतलब अपने प्रमोशन के लिए इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो स्लॉट चाहिए होता ना, वो स्लॉट देने के लिए ये एक तरीके का डिजिटल टोकन सिस्टम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, जिसका मेन काम क्या है कि भाई ऑल इंडिया
रेडियो या फिर दूरदर्शन पर आकर के पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्टार कैंपेनर्स के थ्रू अपनी प्रमोशन करवा सकते हैं, जिससे कि वोटर्स को अवेयर कर सके कि आइए और हमें वोट दो। ये जो प्रोविजन है ना सारा का सारा, कि इस तरीके से प्रमोशन करने में एक इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर हो सके कि हाँ भाई कोई भी पार्टी ये ना सोचे कि यार सरकार जो है वो तो ज़्यादा अपने प्रमोशन कर रही है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौका ही नहीं मिल रहा। तो देखो, नेशनल पार्टी हो या फिर स्टेट पार्टी हो, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको टाइम स्लॉट इशू किया जाता है। टाइम स्लॉट का मतलब टाइम फ्रेम, फिर वो अपनी तरफ से जितना उनको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग इन प्लेटफॉर्म्स पर, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर जाकर के अपनी तरफ से अपना प्रमोशन कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 के तहत आपका एक सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 39A, उसके आधार पर ये काम होता है। तो ध्यान रखें डिजिटल टाइम वाउचर का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना आ जाता है वीवीपैट। वीवीपैट, सबसे पहली चीज़ तो इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, दैट इज वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसमें क्या होता है, आपने अगर वोट दिया है तब तो देखो इतनी माथापच्ची होगी नहीं समझने में, और अगर वोट नहीं दिया तो आपको ये तो पता ना, ईवीएम पे वोट डालते हैं, यहाँ पर नंबर होते हैं, कैंडिडेट का खुद का नाम होता है और साथ में सिंबल होता है, इस तरीके से होता है। और जिसको आपको वोट डालना है उसका बटन दबा करके आप वोट दे करके आ जाते हो, उसमें वो टी की आवाज़ आ जाती है, वो बीप की आवाज़ आती है, और फिर बाद में आपका काम हो गया, आ जाओ। बट होता क्या है कि इस वोट की काउंटिंग क्या हुई, आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसको वोट गया कि नहीं गया, आपको भी तो डाउट होता है ना, बटन तो दबा दिया, गया कि नहीं यार वोट, ठीक है। तो उसके लिए एक वेरिफिकेशन के लिए आपके पास में वहाँ पर एक और मशीन लगी रहती है। उस मशीन में जैसे ही आप बटन दबाओगे, जिस भी कैंडिडेट के सामने, उस कैंडिडेट का आप कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टी सिंबल और उस कैंडिडेट का जो नाम तो नहीं आता, जहाँ तक है सीरियल नंबर, वो आ जाता है, और वो 7 सेकंड के लिए आपको इस पर्टिकुलर डिस्प्ले में दिखेगी, वो पर्ची बन जाएगी अंदर के अंदर, और जैसे ही 7 सेकंड खत्म होंगे ये पर्ची कट करके नीचे गिर जाएगी। इस तरीके से क्या हुआ कि जब वोट काउंटिंग होती है ना, तब ईवीएम से तो काउंटिंग हो ही गई, पर ईवीएम में मान लो मशीन है भाई, खराबी हो सकती है, तो ये पर्चियां भी बनी हुई है, तो इन पर्चियों की काउंटिंग होकर के आप वेरिफिकेशन करवा सकते हो। जिस तरीके से आपने देखा होगा कई बार रिकाउंटिंग होती है, कई बार डाउट्स हो जाते हैं, हाँ भाई हारने वाली पार्टी है वो कह देती है कि यार मेरे को तो डाउट लग रहा है रिकाउंटिंग, और एकदम क्लोज कभी एनकाउंटर हो कि मान लो 1-2 वोटों का या 10-15 वोट्स का ही कोई डिफरेंस आ रहा है, तो वहां पर तो फिर वीवीपैट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो बेसिकली अभी हुआ क्या है, वो ये कि लगभग 6.5 लाख के लगभग वीवीपैट मशीन्स डिफेक्टेड पाई गई हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये बात बोली गई। तो ये अपने आप में कंसर्निंग बात भी है, बट यस इनको एकदम करेक्टली ऑपरेबल बनाना बहुत ज़्यादा भी ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि कल को ना अगर वोटिंग हो रही है, अब जैसे अब आपको पता है जनरल इलेक्शन आ गए 2024 के, तो उसमें पहले से तैयारी अच्छे से हो जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें ये आपको फीडबैक का काम भी तो कर रही है ना, कि आपने जो किया वो देख लो भाई, आपने इसको वोट दिया देख लो, ठीक है, 7 सेकंड के लिए देखो, और बाद में वो स्लिप कट के नीचे गिर जाएगी, आप आराम से जा सकते हो, राइट। इससे पूरे मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनमें एक तो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलोर बेस्ड, और एक आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो हैदराबाद बेस्ड है। दोनों ने मिलकर के ये डिज़ाइन किया गया है। मोर और लेस ये जो वोटिंग का पूरा प्रोसेस है, इसको कंट्रोल कौन करता है, जो इलेक्शन ऑफिसर वहाँ पर आते हैं इलेक्शन करवाने के लिए, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट अभी रहेगा। चलते हैं आगे। अब देखो रिसेंट टाइम में कुछ ऐसी न्यूज़ जो कि ज़्यादा डिटेल में जानने की तो ज़रूरत नहीं है, बट यस जाननी हमारे लिए ज़रूरी है। तो वो ऐसी है, पहली तो है पैराशूट कैंडिडेट। पैराशूट कैंडिडेट का मतलब क्या हुआ, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके बारे में जो चुनाव लड़ने के लिए आ गए, पर उनका एक्चुअल में ग्राउंड पे इतना ज़्यादा पकड़ नहीं है, पर वही है कि हाँ जी पार्टी सिंबल, पार्टी के नाम के ऊपर उनको वोट मिलने के चांसेस है, तो उन्होंने चुनाव लड़ने की सोच ली, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स पैराशूट कैंडिडेट कहलाते हैं। जैसे आपको पता है ना कि किसी एरिया में अगर आपको लैंड करना है तो पैराशूट से आप लैंड कर सकते हो जहां पर कभी आप गए नहीं, और एकदम से आपकी लैंडिंग हो जाएगी जहां आप कोई फेमिलियर नहीं हो, ना तो आप फेमिलियर हो ना वहां के लोग या वहां की एनवायरनमेंट आपसे फेमिलियर हो। तो पैराशूट क्या मतलब, ऊपर से ड्रॉप किया हुआ कोई कैंडिडेट। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनके बारे में जिस जगह पे वो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, जहां पर अपने वो कैंपेन कर रहे हैं, वहां के लोग उनके बारे में इतना कुछ जानते नहीं है, या फिर वो वहां पर नहीं रहते हैं, पर वो चुनाव लड़ने के लिए आ गए क्योंकि पार्टी का सपोर्ट था। तो ऐसे कैंडिडेट्स को पैराशूट कैंडिडेट बोल देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं चुनाव के टाइम पे। फिर आ जाओ एग्जिट पोल। देखो आपको ध्यान ही है ना कि किस तरीके से जो मीडिया हाउसेज हैं वो माहौल बनाते हैं चुनाव के समय। एक तो होता है ओपिनियन पोल, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है कि हाँ जी चुनाव की जो वोटिंग पड़नी होती है
उसके लगभग, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, लगभग 48 घंटे पहले पहले ओपिनियन पोल को बंद करना होता है कि हाँ भाई कौन जीत रहा है। आपको पता ना, प्रिडिक्शन लगाई जाती है कि हाँ भाई ये पार्टी जीत रही है, हमने सर्वे किया था, इस पार्टी को इतनी सीटें मिल रही है, इस पार्टी को इतनी सीटें मिल रही है। फिर आपको पता है वोटिंग हो जाती है। अब जब वोट पड़ रहे होते हैं, जिस दिन पोल पोल की डेट है ना, उसकी अगर बात करें तो अब ये भी आपको ध्यान होगा कि जितने भी हमारे यहाँ पर चुनाव होते हैं, जैसे कोई स्टेट लेवल पे चुनाव हो रहे हैं, तब तो देखो बात अलग है, ठीक है कि एक ही दिन में चुनाव खत्म हो जाते हैं। पर अगर यूपी जैसा कोई बड़ा चुनाव है, तो वहां पर फिर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि फेजेस में चुनाव कराने पड़ते हैं। एक फेज आज हो गया, एक फेज 2 दिन बाद में हो गया, एक फेज हो गया 3 दिन बाद में। और जो लोकसभा वाले चुनाव होते हैं ना, वो तो वैसे ही फेजेस में होते हैं, क्योंकि पूरे देश में चुनाव कराने पड़ते हैं। और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में इतनी ज़्यादा हैवी मशीनरी नहीं होती है, और साथ में आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस को, इनको भी डिप्लॉय करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली सिक्योरली एकदम फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन हो, तो उसके लिए आपको मशीनरी बहुत बड़ी चाहिए। तो ऐसे में फिर आप क्या करते हो कि ये जो ओपिनियन पोल होता है ना, ये तो चुनाव से पहले हो जाता है, बट एग्जिट पोल वाला मामला है ना, इसमें कई बार माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में एग्जिट पोल के लिए सीधी गाइडलाइंस क्या रहती है कि जी जब लास्ट वोट पड़ जाए, ध्यान से समझना, लास्ट वोट पड़ जाए, लास्ट जो पोलिंग बूथ है वो बंद हो जाए, उसके आधे घंटे बाद में आप अपने सर्वेस को रिलीज कर सकते हो, राइट। एग्जिट पोल का मतलब ये हो गया कि हाँ भाई चुनाव कंप्लीट हो गए, फिर उसके बाद में चुनाव के टाइम पे या फिर वोट पड़ते टाइम पे, मान लो इलेक्शन, ये जो न्यूज़ चैनल है इन्होंने कुछ सर्वे किया, लोगों से ओपिनियन लिया कि भाई बताओ कौन जीत रहा है, आपने किसको वोट दिया या फिर किस हिसाब से। पर वो सर्वे तो वो कलेक्ट कर लेंगे, पर उसको पब्लिश कब करते हैं? वो पब्लिश करते हैं जब लास्ट वोट पड़ जाता है, लास्ट जो आप कह सकते हो वोटिंग बूथ जो है वो बंद हो जाता है, उसके आधे घंटे बाद में ही वो इस तरीके के काम कर सकते हैं। फिर वो सर्वे अपनी तरफ से बताने की कोशिश करते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस तरीके की लहर है, कभी बोल देते हैं मोदी लहर है, कभी कोई XYZ चलती रहती है, आपको पता है। तो ये एक तरीके से प्री इलेक्शन सर्वे के आधार पर वोटर्स का लिया हुआ अपना ओपिनियन, और उसको फिर बाद में जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, वोट पड़ने का काम, ठीक है, काउंटिंग अलग चीज़ है ना, वोट पड़ने का, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली काम क्या है, नहीं तो इसमें क्या होगा कि अगर ये पहले से ही पब्लिश कर दिया जाएगा टीवी चैनल पे, तो देखो फिर लोगों के ओपिनियन और लोगों के वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसके लिए क्या गाइडलाइन दे दी कि भाई सीधी बात है कि आप वोट जब कंप्लीट होने वाले हो हर फेज के, और उसमें लास्ट वोट पड़ जाए, और उसमें आप 30 मिनट और रुकोगे, फिर उसके बाद में एग्जिट पोल रिलीज करोगे। तो ये सारा काम मोर और लेस जो है, ये आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 के अंडर रेगुलेट किया जाता है, और इसका रेगुलेशन जो है वो सेक्शन 126 क्लॉज ए के आधार पर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखें आप, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या रिसेंटली आपको पता असेंबली इलेक्शंस हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें, और अब जनरल इलेक्शन आ गए, तो एग्जिट पोल वैसे न्यूज़ में रहता है। फिर आ जाइए रिमोट EVM, REVEM। बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये प्लान था कि जो लोग बाहर रहते हैं, ठीक है, जो लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देने आने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, जैसे NRIs हो या फिर कोई दूर रहता है, तो उन लोगों को वोट देने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम वोटर टर्नआउट जितना अच्छे से होगा, उतना ही ज़्यादा हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर होती चली जाती है, राइट। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोग्राम ये था कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जाकर के हम वोट देते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहीं पे, तो बोले इसके लिए जो बाहर रहते हैं उनके लिए एक ऑल्टरनेट हम तैयार कर लेते हैं, दैट इज रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन चलेगा सारा प्रोसेस, और ऑनलाइन ही फिर वोट आ जाएगा और वोट की काउंटिंग हो जाएगी। ये प्रोसेस स्टार्ट करने की कोशिश की थी, पर होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज का ज़्यादा सपोर्ट ना मिलने के चक्कर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम को कर दिया पोस्टपोन। अब ये काम कैसे करेगा, इसमें देखो सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली जो बैलेट सिस्टम है वो काम करता है, जिसमें RO को आप रिक्वेस्ट करते हो, रिक्वेस्ट करने के बाद RO आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक पेपर भेजेगा, उस पेपर का आप प्रिंट आउट लोगे, प्रिंट आउट लेने के पेपर का मतलब एक आपको सॉफ्ट कॉपी भेजी जाएगी, फिर आप उसकी प्रिंट आउट लेकर के और अपना जो भी कैंडिडेट है पसंदीदा, उसके सामने टिक लगा दोगे कि हाँ जी मेरा वोट ही है, फिर एनवेलप में डाल करके आप RO को भेज दोगे। तो ये तो प्रोसेस हो गया। बट अभी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ये किया जा रहा है कि जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाएगा। उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास में इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी। उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का क्या मैकेनिज्म होगा कि वहाँ पर जो भी कैंडिडेट, जो भी इंडिविजुअल
वोटर वोट डालने के लिए आएगा, मान लो कर्नाटका में कोई XYZ बेंगलुरु कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, रहता है मान लो जम्मू कश्मीर में, अब उसको वोट डालना है, तो वोट डालने के लिए वो जैसे ही अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में जाएगा तो उस मशीन पर उस कैंडिडेट से कहा जाएगा कि भाई आपकी वोटर आईडी है ना, वो वोटर आईडी दो। वोटर आईडी जैसे लेगा तो वो उस पर स्वाइप करेगा, स्वाइप करते हैं उसके सामने, इंडिविजुअल के सामने डिस्प्ले आ जाएगा कि ये आपके सामने आपके कैंडिडेट्स हैं जो आपके यहाँ पर चुनावी क्षेत्र में बेंगलुरु में खड़े हुए हैं, अब आप जिसको वोट देना चाहते हो दे दो। वोट जैसे ही दोगे उसके बाद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस डेटा को सेव कर लेगा और ट्रांसमिट कर देगा रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में बेंगलुरु में। तो इस तरीके से रिमोटली इजीली ये काम हो सकता था, बट अगेन मैं बोल दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज का इतना सपोर्ट नहीं मिला, इस वजह से नहीं हो पाया। एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड जो बैलेट सिस्टम जिसकी बात हमने की थी, पोस्टल सिस्टम वाली है ना, उसमें तो क्या होता है कि एक इंडिविजुअल के पास में जो भी जाता है वो कागज़ का टुकड़ा पेश किया जाता है प्रिंट आउट लेकर के, फिर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी कैंडिडेट्स हैं उनमें टिक लगा करके दे देता है। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन जहाँ पर होगा, जहाँ पर आप रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का मैंने केस लिया, बंदा बेंगलुरु का है, तो उनके सामने जो मशीन रहेगी ना वो मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में वो एक बेंगलुरु का बंदा है तो केवल अकेले के लिए थोड़ा ना वोटिंग मशीन लगेगी, वहाँ पर हो सकता है कोई राजस्थान का भी बंदा रह रहा है पर वो राजस्थान नहीं जा पा रहा है वोट देने के लिए, असम का भी बंदा रह सकता है। तो ऐसे केस में मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके पास में पोलिंग मशीन होगी जो कि मोर और लेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल करेंगे, और फिर जैसे ही वो अपना वोटर आईडी कार्ड उस मशीन पे स्वाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, फिर उनको चूज कर देना है। फिर जैसे दूसरा बंदा दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना खुद का वोटर आईडी कार्ड स्वाइप करेगा तो अकॉर्डिंगली फिर उसकी लिस्ट आ जाएगी, हाँ जी वो राजस्थान से है तो राजस्थान में XYZ जयपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी के कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, उसको दे देगा। तो ये प्रोसेस जो है वो बैक टू बैक चलता रहेगा। तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो सकता है, बट पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया, तो अभी इसको एक बार होल्ड पे रख दिया, पोस्टपोन कर दिया है। देखते हैं, समय बताएगा। बाकी तो अभी फिलहाल तो इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको होल्ड पे रख दिया है। अब आ जाते हैं इलेक्शन या इलेक्टोरल सिस्टम का हमारा जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज एंकोर सॉफ्टवेयर। एंकोर सॉफ्टवेयर में सबसे पहली चीज़ तो इसका फुल फॉर्म समझ लो, दैट इज इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट। इसमें सिंपल सा ये है कि इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए एक ये सॉफ्टवेयर डेवलप कराया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें क्या होगा कि जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस होंगे वहां पर आपको पता RO बैठते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, जिनके पूरे तत्वाधान के अंदर में पूरा इलेक्शन कंडक्ट होता है। अब आप देखते हो कि RO जो हैं वो वहां पर कैंडिडेट से नॉमिनेशन भी भरवाते हैं, एफिडेविट भी सबमिट करवाते हैं, वोटर्स की काउंटिंग भी उन्हीं के अंडर में होती है, ये देखना रिजल्ट भी वहीं पे डिक्लेयर होता है। मतलब ओवरऑल बहुत सारे काम उनको एक साथ करने होते हैं, उनकी टीम होती है, तो क्यों ना उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेथड में इजीली करने के लिए फैसिलिटेट कर दें। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि ये जो एंकोर सॉफ्टवेयर है ना, ये कहीं ना कहीं RO को यही पावर देगा जिससे कि वो इजीली इन फंक्शंस को रन करा सके। और ये जो सॉफ्टवेयर का मैकेनिज्म है ये मोर और लेस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट में आता है। कैसे कि एक इंडिविजुअल ही यहां पर ऑपरेट करेगा। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एजेंसी के तौर पे इसको अपनी तरफ से डेवलप करवा लिया, बट ऑथराइजेशन केवल एक इंडिविजुअल को है जो कि RO होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, जिनके अंडर में पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हो रहे हैं। वही इस पूरे सॉफ्टवेयर में एक हैंडल अपने पास में रखेंगे या फिर उनके जो असिस्टेंट्स हैं उनके हाथ में वो रहेगा। तो कहने का मतलब इलेक्शन को इजीली रन कराने के लिए, RO की बर्डन को रिड्यूस करने के लिए ये एंकोर सॉफ्टवेयर डेवलप किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि मोर और लेस किसके हाथ में अथॉरिटी रहेगी, रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ओके, तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन आ रहा है मेरे बार बार, इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें तो ये भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है,